महबूबा मुफ्ती का यह बयान काफी अहम हो जाता है। उनको लगता है कि मिसाल कायम करने जा रहा है तालिबान और शरिया कानून के हिसाब से ही वो चले। अब हकीकत बन चुका है तालिबान। उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती और उससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब जिस ढंग से बोल चुके हैं, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती तो चाइना के भी फेवर में बोल चुकी थी कि चाइना आ जाएगा तो उसके बाद वो हमें 370 हटा देगा। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस ढंग के ऐलान तालिबान ने किए और जिस ढंग की उनकी पिछली इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, इसके बावजूद जो एक वाजिब आवाज उठनी चाहिए थी तालिबान की इस ढंग की बातों के खिलाफ, कम से कम मुस्लिम समाज में से बात आनी चाहिए थी कि भाई शरिया का ये इंटरप्रिटेशन नहीं है जो कर रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बल्कि गाहे बगाहे उनका समर्थन, गाहे बगाहे उनकी हौसला अफजाई, इस ढंग की चीजें दिखाई पड़ रही है। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। देखिए, 15 अगस्त से वो आए हुए हैं। वहां पर उन्होंने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया है, पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया है। अगर ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी अगर महीने पहले, 2 महीने पहले ये वाले बयान देती तो बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है, जो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, पिछले 3 सप्ताह से अधिक वो वहां पर रह चुके हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। उन्होंने कैसे अपने को वहां पर किया है, उनका क्या एक्टिविटी रहा है। आज भी आप देख रहे हैं उनकी सरकार भी आ गई है, महिलाओं के ऊपर वो गोलियां चला रहे हैं। पंजशीर में देखिए कैसे लोगों को बाहर निकालकर एकदम सामने खड़ा होकर उनको गोली से मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कोई टॉलरेंट सरकार नहीं है, ये कोई इंक्लूसिव सरकार नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी है अफगानिस्तान की। जब तक अफगानिस्तान में लॉलेस है, वहां पे एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं रहती, पाकिस्तान का ये काम है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी रियासत को महफूज करने के लिए अफगानिस्तान में किसी ना किसी का किस्म का इन्फ्लुएंस जरूर करें, और वो हम करते रहेंगे। अगर आप तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते तो आप ना करें। शोर किस चीज का मचाते हैं? अगर अफगानी तालिबान को चाहते हैं, अगर अफगानिस्तान की अवाम तालिबान को चाहती है, तो मैं और आप कौन है कि हम ये कहें कि नहीं, हम तालिबान को नहीं आने देंगे। आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं अफगानिस्तान के भीतर, काबुल के भीतर, और बैठकर आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के नागरिक चाहते हैं कि वहां पर तालिबान की सरकार बने। जब ऐसी आतंकियों की लिस्ट है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी गृह मंत्री बन रहा है, फारूक अब्दुल्ला साहब को लग रहा है कि उम्मीद है उन्हें इस सरकार से। कैसे? 31 अगस्त 2021 को, यानी 10 दिन पहले भी नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हमारे एम्बेसडर टू कतर की और तालिबान की एक मीटिंग दोहा में होती है। वहां हमारी सरकार जो है तालिबान को एक मेमोरेंडम सबमिट करती है। मेमोरेंडम में लिखा है कि हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, तालिबान ह्यूमन राइट्स जो है उनका उल्लंघन ना करे, बल्कि ह्यूमन राइट्स लोगों को रिस्पेक्ट करे। आज जब फारूक साहब ने बिल्कुल वही बात की है जो हमने मेमोरेंडम में कुछ 1 हफ्ता पहले सबमिट किया है, तो फारूक अब्दुल्ला विलन हो गए। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, तालिबान को कहीं ना कहीं आगे रख करके अपनी बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आज से कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने कहा था ये पीओके क्या तुम्हारे बाप का है, ये क्या इंडिया के बाप का है जो तुम ले लोगे पीओके को। ये तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? वैसे वह चूड़ियां पहनने को कभी कमजोरी की निशान नहीं मानता, मगर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है जो आपको पीओके दे देगा। आप सोचिए, इस प्रकार का बयान देने वाले व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खुद आप बताइए, खुद वो कश्मीर की जनता को, आवाम को, और मुझे तो कष्ट हो रहा है कहते हुए, मुसलमानों को तालिबान के साथ खुद इनके नेता कंपेयर कर रहे हैं। जी अंजना जी, कांग्रेस पार्टी तो ये मानती है कि फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी नेता हो, वो क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मोदी सरकार साफगोई से कुछ क्यों नहीं कह रही है। सबसे ज्यादा भयावह और सबसे ज्यादा चिंताजनक इस पूरे अफगानिस्तान तालिबान प्रकरण पर अगर कुछ है तो वो मोदी जी की चुप्पी है। और मैं समझती हूं कि भाजपा के प्रवक्ता जो आज यहां बैठे हैं और तमाम चैनल्स पर भी जाएंगे, और मोदी सरकार को विपक्ष के नेताओं के बयान की बाल की खाल निकालने का अधिकार तब होगा जब स्पष्ट रूप से देश की जनता को ये बताएं कि जो भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनकी तत्कालीन परिस्थिति का क्या आकलन है। अगर कश्मीर में दखल अंदाजी का दावा किया जाता है तालिबान द्वारा, तो मोदी जी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं मुंह में दही जमाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कहना ही पड़ेगा अंजना जी
कि अगर 56 इंच के सीने की बात हो, अगर लाल लाल दिखाने की बात हो, तो ये धमकी केवल देश की सियासत में विपक्ष के नेताओं तक सीमित है। सनी भाई, बड़ी खबर क्या है? एमएस धोनी का मेंटोर होना इस टीम के साथ या फिर अश्विन का वापस आना? मुझे लगता है कि एमएस धोनी का मेंटोर होना, क्योंकि देखिए जो कप्तान जिनके अंडर भारतीय टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप हासिल किया था और 2007 में उसके पहले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था, अगर वो कैंप में होंगे तो भारतीय टीम को फायदा ही फायदा हो सकता है। अश्विन की वापसी तो अच्छी बात है, पर देखिए 2020 क्रिकेट में क्या उनको 11 में जगह मिलेगी वो हमें देखना होगा। देखिए 22 में या 15 में आपने उनको चुन लिया है, वो तो ठीक है। हमने देखा है कि यहाँ पे भी, इंग्लैंड में भी उनको आपने 15 या जो आपकी स्क्वाड है उसमें आपने उनको चुना है, पर 11 में नहीं खिला रहे। तो उनको सिर्फ ये शायद वो एक कंसोलेशन कप दिया गया है कि भाई आपको हम टीम में लेंगे, तो जैसे कि यहाँ की जो डिसअपॉइंटमेंट होगी शायद उसको मेकअप करने के लिए उनको शायद इस टीम में उन्होंने ले लिया। पर वो 11 में खेलेंगे कि नहीं, वो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। सही बात है, क्योंकि आपने 4 साल पहले ये कह दिया था कि रविचंद्रन अश्विन की जरूरत नहीं है। आज वो टीम में वापस जरूर आ गए हैं, लेकिन 11 में इसलिए भी पता नहीं क्योंकि 5 स्पिनर्स हैं सनी भाई। भारत 5 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। रविंद्र जडेजा, राहुल चहल का ना होना मुझे थोड़ा चौंकाता है। राहुल चहर है टीम में, अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और 3 तेज गेंदबाज आप लेकर जा रहे हैं, बुमराह, भुवनेश्वर और मोहम्मद शमी। उसके अलावा श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं दिख रहे हैं। बैटिंग तकरीबन वैसी की वैसी है। ये साफ हो गया है कि शिखर धवन नहीं है तो रोहित राहुल ही ओपन करेंगे, शायद विराट नंबर 3 ही खेलेंगे। जी हाँ, वैसा हो सकता है, पर हमने अभी देखा था कि फरवरी में जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी तो कोहली ने ओपन की थी बैटिंग, तो शायद वो ओपन करेंगे और राहुल को नंबर 4 या 5 पर उनको जगह दी जाएगी। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव अच्छी तरह से सेटल हो गए, तो नंबर 4 पर शायद राहुल आएंगे आखिरी ओवर्स के लिए, और 5 और 6 पर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत होंगे। तो वो बैटिंग ऑर्डर तो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी मजबूत लग रही है, बड़ी एडवेंचरस बैटिंग ऑर्डर लग रही है। और सिर्फ बॉलिंग में अगर आप कह रहे हैं कि मैंने टीम तो देखी नहीं है, आप कह रहे कि सिर्फ 3 ही फास्ट बॉलर्स है, तो शायद किसी को अगर इंजरी हो गई, क्योंकि एक लंबी जैसी टूर्नामेंट है, तो चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा और उनकी जगह कौन देगा, ये भी एक सोचने की बात है।